तो चलिए शुरू करते हैं यात्रा पर, वापस अपनी बस की यात्रा शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी यात्रा में हम लोगों ने बढ़िया से भारतीय संविधान के विभिन्न हिस्सों को पढ़ने का प्रयास कर लिया था। उम्मीद है आप सभी साथियों ने उन्हें बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं भारत के संविधान में बताए गए शेड्यूल्स के बारे में, यानी अनुसूचियों के बारे में, कि भारतीय संविधान के अंदर अनुसूचियां कौन कौन सी हैं, शेड्यूल कौन कौन से हैं। अपनी अपनी सब लोग सीट लगा लीजिए, बांध लीजिए। अब साहब, कल की यात्रा, यानी कि कल जो बच्चे क्लास में थे उन बच्चों को मालूम होना चाहिए कि हमने डेमोक्रेसी के नाम पर, हमने देश के नाम पर एक बस की यात्रा करवाई थी। और उस बस की यात्रा में बताया था, जो नहीं थे कल की यात्रा में, कोई बात नहीं, उन्हें मैं बता दूं, शॉर्ट रूप से ब्रीफ कर दूं, कि देश जब आजाद हुआ तो देश आजाद होने पर दो बसें रवाना हुई। एक रवाना हुई भारत के लिए और एक रवाना हुई पाकिस्तान के लिए। इनमें सवारियां बिठाई गई, सवारियों को आपस में एक दूसरे के साथ में कुछ सुविधाएं बांटी गई कि पाकिस्तान जाने वालों को तो ये सुविधाएं मिलेंगी, भारत जाने वालों को ये सुविधाएं मिलेंगी। हम अपनी अपनी सुविधाएं लेकर के रवाना हो गए, बढ़िया से चलने शुरू कर दिए। अब क्या हुआ, हम बढ़िया बस की यात्रा कर रहे थे, बढ़िया से हमने ड्राइवर डिसाइड कर लिया, प्रेसिडेंट डिसाइड कर लिया है, हमने अपने राज्य के गवर्नर डिसाइड कर लिए, सारे फूफाओं को मना लिया, बच्चों को खुश कर दिया, ट्राइबल्स को मना लिया, लोकल गवर्नमेंट कर ली, है ना। ये सब चीजें हम लोगों ने बहुत बढ़िया से व्यवस्थित कर ली थी भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग। अब मुद्दा क्या हुआ कि हम लोग अपने साथ चलते चलते सामान ले जाना भूल गए। हमने कहा यार सामान तो रखा ही नहीं, है ना भाई। हम लोगों ने सब कुछ डिसाइड कर लिया, कौन कहां जाएगा, सरकार कौन चलाएगा, सामान तो सीट पर रखने की जगह ही नहीं है। भाई जब आप कभी यात्रा करोगे तो आपको यात्रा में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? सामान। और बस में जब आप बैठे हुए हैं तो सामान रखते कहां हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारा लगेज है, या तो वो बस के पीछे की तरफ एक डिग्गी दी हुई होती है, अगर आपने देखा हो तो लास्ट में एक अलग से इसके पीछे जो है वो डिग्गी दी हुई होती है, जहां पे जाकर के आप अपना सामान रख सकते हैं। होती है ना, एक बहुत बड़ी सी डिग्गी होती है जिसमें आप अपना सामान धर दिए, या फिर आप छत पर जो है वो अपना सामान लदवा दिए कि भाई बस के ऊपर डलवा दो सामान, क्योंकि कईयों का सामान बहुत ज्यादा होता है। इंडिया वाली जो बस चली थी ना, इस इंडिया वाली बस में पीछे की तरफ एक बहुत बड़ी डिग्गी थी, बहुत बड़ी डिग्गी। बोले इसके अंदर सामान रख दो। बोले ठीक है साहब। अब इस बहुत बड़ी डिग्गी के अंदर सामान रखने के लिए लाइन लगना शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा साहब, हर सवारी अपने हिसाब से सामान रखने लगी। तो साहब ड्राइवर ने और प्रेसिडेंट ने मिलकर कहा कि देखिए सबको सामान रखने की जरूरत नहीं है पीछे। बोले साहब सामान मेरा ही है, हमको पीछे रखना है। बोले सबको जरूरत नहीं है, जिनका बहुत ज्यादा लगेज है केवल वही ले जाकर के पीछे रखें, बाकी लोग तो अपने मतलब गोदी में लेके बैठे रहे। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 1 वाले आए। उनने कहा सर एक बात बताएं। बोले बताओ। हमको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बतानी है। अब आप बताओ कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में मुझे सारे की सारे राज्यों के बारे में जानकारी देनी है कि ये राज्य है, ये इसकी टेरिटरी है, ये यूनियन टेरिटरी है। अब आप बताओ सर, मैं वो सारे की सारे लोग बस की सीट पर ही बिठाऊं, यानी कि आपकी किताब में यहीं लिख लूं, या डिग्गी में डाल दूं? बोले हाँ यार ये सही चीज पूछ ली, एक काम कर इनको डिग्गी में डाल दे। असल में डिग्गी क्या है? यही डिग्गी जो है ना, ये जो पीछे की तरफ डला हुआ लगेज बॉक्स है ना, ये लगेज बॉक्स ही शेड्यूल है। आप समझ रहे हो तो अच्छी बात, नहीं समझ रहे हो तो अब हम आपको किताब के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। मैंने आपसे कहा कि भारतीय संविधान के अंदर जब भारत की बस चली तो बस चलने के अंदर आर्टिकल नंबर 1 यानी सवारी नंबर 1, सवारी नंबर 1 को बिठा दिया गया। अब सवारी नंबर 1 को बिठा दिया गया तो सवारी नंबर 1 कुछ इस प्रकार से बैठी, आपको कैमरे में दिखाई दे जाएगी। नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, इसके नीचे बॉक्स लगा हुआ है, अगर आप देख सकें तो बॉक्स में लिखा हुआ है द स्टेट एंड टेरिटरी देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल? मैं पढ़ के दिखा देता हूं साहब। इन दी फर्स्ट शेड्यूल, यानी कि नेम और टेरिटरी जो है वो स्पेसिफाइड जैसे फर्स्ट शेड्यूल में कर रखी है वैसे ही होगी। अच्छा
तो बोले वैसे ही होगी। तो फर्स्ट शेड्यूल क्या है? तो देखिए, ये पूरी किताब बस थी। इस बस के पीछे की तरफ, एकदम पीछे की तरफ देखो, ये पूरी बस है। इस बस के पीछे की तरफ ये हम पहुंच गए यहां। यहां पर है शेड्यूल, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए मेरे साथ जो खुल के आया वो शेड्यूल 8 खुल के आया है। मैं इससे पहले का भी दिखा दूं। यानी कि सवारियों के साथ में जो एक्स्ट्रा चीजें बिठाई गई थी वो एकदम पीछे की तरफ टिका दी गई। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। जो लगेज था वो एकदम पीछे टिका दिया गया। और देखिए वो लगेज कितना बड़ा था, मतलब वास्तविकता में लगेज बहुत बड़ा था, इसीलिए पीछे टिकाना पड़ा। आप देखें फर्स्ट शेड्यूल, आप फर्स्ट शेड्यूल को देखें, ये पूरा पूरा पहला पेज आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, है ना, ऐसे इधर देखें आपको दिख जाएगा, है गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उनका पूरा पूरा क्षेत्र, महाराष्ट्र, कर्नाटका है। ऐसे देखिए, मतलब बढ़िया से साहब, मतलब अगले पेज पर भी फिर साहब यही शेड्यूल। ये देखिए आप, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, है वेस्ट बंगाल। देखिए, तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि शेड्यूल वास्तविकता में है क्या। शेड्यूल का मतलब समझ में आ गया। जो बातें फर्स्ट पेज पर नहीं लिखी जा सकती थी, उन एक्स्ट्रा बातों को उठा करके सबसे पीछे डाल दिया गया। संतोष, धन्यवाद भाई। क्लियर हो गया? कहां डाल दिया गया? लास्ट में डाल दिया गया। लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी पहले शेड्यूल के अंदर सबसे आखिर में टिका दी गई। क्लियर हो गया? एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर शेड्यूल बनवाए ही क्यों थे? विकास पूछ रहे हैं बनवाए ही क्यों सर? बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इन सारी जानकारियों को किताब के शुरुआत में ही लिख देता, यानी कि एक ही नंबर आर्टिकल, और वो इतना बड़ा कर देता, तो भैया अपने आप में एक अच्छी बात नहीं कही जाती इसको। आप में से अगर किसी ने अभी पता नहीं, आप खैर वेब सीरीज वगैरह देखते हो या ना देखते हो, लेकिन आपको पता होगा कि जैसे अभी उसमें स्पेशल ऑप्स 1.5 करके आई है, अगर आपने देखा हो तो, हिम्मत सिंह की हॉटस्टार पे आई है ना। ऐसे कोई सी भी वेब सीरीज उठा के देख लें या कुछ भी उठा के देख लें, उसमें क्या करते हैं कि किरदार के बारे में परिचय अलग से एक मूवी बना के दे देते हैं। किरदार के बारे में कि हिम्मत सिंह कैसे बना, तो अलग से मूवी दे दी। एग्जैक्टली यहां पर भी आर्टिकल 1 के अंदर जो जानकारी वो अलग से निकाल के दे दी कि यार भाई सुनो, ये अलग से डाल दे रहे हैं, यहीं पर स्टार्टिंग में मत डालो, नहीं तो घोच पोच हो जाएगी मूवी, आगे चलने दो। ठीक है ना? तो उम्मीद है अब आप लोगों को मनी हिस्ट के बाद बर्लिन की भी आने वाली है। मनी हिस्ट तो फाइनल एपिसोड था ना यार, अच्छा किया लेकिन एंड, है ना। हाँ जी, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो। तो फर्स्ट शेड्यूल के बारे में जानकारी क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। सेकंड शेड्यूल ऐसे ही क्या बातें करता है, अब वो सुनिए। contain provision of president, governors of state, speaker, deputy speaker and of house of the people, and chairman and deputy chairman of council of state, speaker and deputy speaker of legislative assembly, chairman and deputy chairman of legislative council, judges of the supreme court and of the high court। क्या CAG मतलब इनके लिए प्रोविजन रखता है। ये किन किन के लिए प्रोविजन रखता है भाई? ये प्रोविजन रखता है सेकंड शेड्यूल, राष्ट्रपति, गवर्नर, इसके अलावा स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, इसके अलावा प्रेसिडेंट, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जजेस मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, इन सब के लिए प्रावधान। प्रावधान का मतलब कौन बनेगा, कब बनेगा, क्या करना होगा, कैसे होगा। अंजलि कल भी परेशान थी और आज भी परेशान है। कल भी परेशान थी कि सर वीडियो अटक रहा है, आज भी परेशान है कि वीडियो अटक रहा है। ये कल भी एक ही लाइन लिखी थी। एक विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि सर हमको तो एक टीचर ने बोला था कि पार्ट्स जो है 25 हैं, आपने तो 22 ही कराए हैं। बेटा कराए तो हमने भी 25 है, बस देख नहीं पाए आप। हमने लिखे हुए 22 भले ही यहां पर हों, लेकिन अगर पार्ट्स को जोड़ दो तो जोड़ते चलो, ये हरे हरे जितने भी है ना, 14 तक जोड़ा तो 14A, 9A, 9B, तो 22 और 3 25 तो यही हो गए। इसके बाद में
यहां देखिए ये हो गया 26। अब 26 के बाद में से 7वें नंबर वाला जो है वो हटा दिया, तो ये हटाने से कुल जमा जो बचे वो 25 भाग बने। जो रोमन लेटर्स में नंबर है ना वो 22 ही है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसके अलावा ये सब ABCD लग करके हैं, तो कुल संख्या तो 25 हो ही गई भाई। देखो 22 के बाद 23वें नंबर का ये हो गया, 23वें के बाद में ये वाला हट गया, तो 23वां हट गया एक तरह से, मतलब कम हो गया। 23 - 1 हो गया, तो वापस 22 पे ही आ गए। 22 के बाद में आगे चलो, 23, 24, 25, खत्म बात। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल सोनी ले सकते हो बेटा, क्लास ले सकते हो। बात समझ में आ गई साहब? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जनाब, हमने आपके सामने ये जो पार्ट बताए, इसके अंदर प्रोविजन समझ में आ गए। सेकंड शेड्यूल में जो बात हुई वो क्लियर हो गई। थर्ड शेड्यूल, अब बेटा परीक्षाओं में बहुत कॉमन है ये सारे प्रश्न, इन्हें थोड़ी सी इज्जत दे दीजिएगा, ठीक है? क्या? कंटेन द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस, मतलब ये लोग जो पद पर बैठे हैं, ये पद पर बैठने से पहले मैं कसम खाता हूं, बहुतों की कसम खाते हैं। बचपन में आपने भी बहुत सी कसम खाई है। अगर आपको पता हो तो अपन क्लास में जब खड़े होते थे, जब वो मतलब अपनी अटेंडेंस बोल रही होती थी, तब हम कहते थे ना, समस्त भारतवासी मेरे भाई बहन हैं। तो आप लोगों ने इसकी एक बदली हुई परिभाषा याद रखी हुई थी, एक को छोड़कर के समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। बचपन में किए होंगे ये कारनामे। तो एग्जैक्टली ऐसे ही ये जो थर्ड शेड्यूल है, ये थर्ड शेड्यूल कसमें और वादे हैं कि मैं गीता की कसम खाता हूं, ठीक है, या फिर मैं संविधान की कसम लेता हूं, या फिर जिसको जो भी कसम लेनी है कि मैं अपने द्वारा विधि द्वारा स्थापित सारे कर्तव्यों की पालना करूंगा। तो इसमें है ना तमाम प्रकार की कस्में लिखी हुई हैं, ठीक है, तमाम प्रकार की कस्में, कि राष्ट्रपति किसकी कसम खाएगा, संविधान की पद और गोपनीयता की कसम कौन खाएगा, ये सब बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, फोर्थ शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजन एज टू एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मतलब क्या है साहब? अब इसका मतलब ये है, देखिए ये बालिका वीडियो स्टक हो रहा है, तो एक बार पूछ लेते हैं, बताइए क्या मैं सभी को सही से सुनाई दिखाई पड़ रहा हूं भाई? देखिए 96% बच्चों को जब सही से सुनाई दिखाई पड़े ना, तो ये मान लेना चाहिए कि इंटरनेट में परेशानी है आप लोगों के, जिनको दिक्कत आ रही है। तो कृपया इंटरनेट रिचार्ज कराएं और सही जगह जाके बैठ जाएं, है ना? ठीक है। तो प्रोविजंस के अंदर तो सैलरी वगैरह जो भी चीजें थी वो आ गई सेकंड वाले के अंदर। थर्ड वाले के अंदर कस्में वगैरह वादे आ गए। इसके बाद में जो फोर्थ शेड्यूल है वो बताता है कि कौन से राज्य के अंदर कितनी सीटें होंगी। मतलब क्या हुआ? कौन सी सीटें? राज्यसभा की। राज्यसभा का मतलब क्या है? भारत की संसद में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। जो राज्यसभा है जिसे उच्च सदन कहते हैं, उस उच्च सदन में यानी कि अपर हाउस में हर राज्य से वहां पर लोग चुनकर भेजे जाते हैं। तो जो चुनकर भेजे जाने वाले लोग हैं उनकी सीटें फिक्स करना ये फोर्थ शेड्यूल में है। आप सबको अपने अपने राज्य के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? जैसे राजस्थान से राज्यसभा में 10 सीटें भेजी जाती हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए कि सीट का लॉजिक क्या है। ठीक है साहब? क्लियर? मतलब हर राज्य से अपने द्वारा राज्यसभा में जो सीटें भेजी जाती हैं वो यहां पर। पांचवा शेड्यूल जो है वो क्या कहता है? पांचवा शेड्यूल कहता है कि जो शेड्यूल एरिया है, जो राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित एरिया है या शेड्यूल ट्राइब्स का जो एरिया है, उन क्षेत्रों के अंदर, उन क्षेत्रों के अंदर क्या क्या प्रोविजंस रखे जाएंगे शासन करने के। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को टिपरा लैंड की बात पढ़ाई है। अगर नहीं याद हो तो आप सुबह की तरफ जो अपना वाईफाई स्टडी 2.0 पर क्लास आती है वहीं पर मैंने डाल के अलग से भी डाल दिया है, अगर आपको मिल जाए तो देख लीजिएगा। टिपरा लैंड, तो उसमें मैंने बताया है कि किस प्रकार से राज्यों में मांग उठ रही है किस चीज की, कि भाई हमें हमारे हिसाब से शासन व्यवस्था चलानी है। कुछ याद आया? आप लोगों को मैंने प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है कि राज्यों में इस बात को लेकर के मांग बहुत उठती है
कि भाई हमें अपने यहाँ की शासन व्यवस्था अपने रूप से सुचारू रूप से चलानी है, क्योंकि हम शेड्यूल एरिया हैं अथवा शेड्यूल ट्राइब हैं। तो शेड्यूल एरिया और ट्राइब के लिए जो व्यवस्था है वो 5th शेड्यूल के अंदर दी गई है। ठीक है, ऐसे ही 6th शेड्यूल जो है उसमें स्पेशली प्रोविजन दिया गया है 4 राज्यों के लिए। कौन से राज्य हैं? एटीएम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। बस मणिपुर नहीं है, यह ध्यान रखना है। एम नाम से नॉर्थ ईस्ट में 3 राज्य हैं। यहां पर 6th शेड्यूल के अंदर 4 राज्य, इनमें स्पेशल प्रोविजन। कुछ याद आ रहा है? त्रिपुरा के अंदर भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दैट इज एडीसी 1985 निर्मित किया गया था। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नीरज, कोई नहीं है जिससे दिल की बात शेयर करूं। यूपीएससी के स्टूडेंट हूं, आपकी डेली क्लास लेती हूं सर, बहुत परेशान हूं, घर में मम्मी पापा लड़ते रहते हैं, पापा बहुत लड़ाई करते हैं, बहुत टेंशन होती है, फोकस नहीं कर पाते स्टडी पर, क्या करें, जिया नहीं जा रहा। अब भाई साहब, अब एक बच्ची है जिसने कि एक पूरा की पूरा लेटर हमारे इसमें ग्रुप में डाल दिया है। अब सुन के तो फीलिंग ये आती है कि इसको समझाया ये जाए कि नहीं बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर इसने लाइन शुरुआत में लिखी, क्या करूं कोई शेयर करने वाला नहीं है। तो तुमने बेटा शेयर भी किया तो इतने अंदाज में किया, पूरी क्लास के साथ ही शेयर कर दिया। मतलब तुम्हें मालूम है तुमने शेयर जिनसे किया है वो पूरा सहपरिवार बैठे हैं यहाँ पे, और अभी तो बैठे ही हैं, बाद में भी मतलब जाने कितनी बार देखेंगे। अब तुम्हारे लिए थोड़ा सा मतलब फीलिंग भी आ रही है कि तुम परेशान हो, लेकिन अब तुम इतनी परेशान हो कि तुमने जनता के सामने एक ही बार में कह दिया, है ना। अब जब से तुम इतना परेशान हो ना, जैसे तुम पारा कितना कितना मतलब 2-2 हजार के आसपास लोग लाइव चल रहे हैं, तुमने उनके आसपास की बात बोल दी, तो तुम ऐसे ही एक दिन घर के बाहर निकल के भी सबको बोल दो, पापा के दोस्तों में भी बोल दो कि ये जो आदमी आपको दिख रहे हैं ना, मैचो मैन बने हुए, बहुत गंदे आदमी है, घर में बड़ा बदतमीजी से रहते हैं, क्या पता पापा पे फर्क पड़ जाए। बस तुमको इतना ही हिम्मत दिखाने की जरूरत और है ना। एकदम मतलब पापा सेट हो जाएंगे। उनके ही दोस्तों में जाकर के एक दिन जब पानी पिलाने जाओ तो बस, अंकल जी पानी तो पिला रहे हैं हम आपको, लेकिन अभी बाद में कुटेंगे हम, लेकिन पहले सुन लो कि ये जो आदमी आपके सामने बैठे हैं बहुत बेकार आदमी। चलिए, तो साहब 7th शेड्यूल कंटेन्ड द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब ये क्या मामला है, चलिए अब हम बताते हैं। तो देखिए ध्यान से भैया, 7वीं अनुसूची के अंदर 3 तरह से विषयों का बंटवारा किया गया, राज्य सूची, केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची। अब ये क्या चक्कर है सर जी? चक्कर ये है सर कि जब हमारा देश चलना शुरू हुआ तो हमने कहा हम फेडरल व्यवस्था अपनाएंगे। अब बोले ये क्या व्यवस्था होती है साहब? बोले फेडरल व्यवस्था का मतलब ये है कि हमारा सबका, यानी कि हम, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट है, और यूनियन ऑफ स्टेट में जो केंद्र सरकार है उसको कुछ जिम्मेदारियां दी जाएंगी और राज्यों के पास भी कुछ जिम्मेदारियां होंगी। बोले जैसे? बोले केंद्र सरकार के पास में जिम्मेदारियां जो होंगी वो उठा करके हम लोगों ने इस लिस्ट में डाल दी। बोले जैसे? अरे बोले सर जैसे डिफेंस है, कम्युनिकेशन है ना, और क्या बोलते हैं विदेशी व्यवस्था है, ये सब इसमें डाल दी। बोला अच्छा, पर बोले सर जो राज्य बनेंगे ना, जो राज्य सरकारें होंगी, बिना काम के हम उनको भी नहीं रखने वाले हैं। बोले अच्छा, बोले उनको क्या काम दोगे? बोले उनके लिए भी हमने कुछ काम सोचे हुए हैं और उन कामों को हम स्टेट लिस्ट में डालेंगे। तो साहब फिर एक लिस्ट और बनी, दैट इज नॉन एज स्टेट लिस्ट। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो। देखिए ये है स्टेट लिस्ट जिसमें आपको दिखाई पड़ रहे होंगे नंबर्स, और कहां गया, ऊपर देखिए 66 नंबर। स्टेट लिस्ट के अंदर 66 प्रकार के काम राज्य सरकारों को दे दिए गए। वहीं दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार है उसको 97 प्रकार के काम दे दिए गए। ये देखिए आपको जहां मेरी फिंगर दिखाई दे रही है, दैट इज 97। यहां पर 97 प्रकार के काम जो हैं वो केंद्र सरकार को दे दिए, और 66 प्रकार के जो काम हैं ये कहां पर दे दिए, यहां पर हमने राज्यों को दे दिए। और फिर कुछ काम हमने ऐसे रखे जो कि आपस में बांट लिए। भाई एक बालक ने अब फिर से एक लेटर भेजा है और उसमें लिखा है कि यूपीएससी की
है भैया, बहुत बड़ा लिख दिया भाई। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, गजब ही पेस्ट कर दिया भाई, कई पेज तक चला गया है। देवा, यूपीएससी क्लास ज्वाइन करना है पर पहले एक बार आपसे बात करना चाहता हूँ। यूपीएससी क्लास ज्वाइन करना है पर पहले आपसे बात करना चाहता हूँ। यार देखो, तुम दे तो रिश्वत रहे हो, पर मैं इतना भी सस्ता नहीं हूँ। देवा रे देवा, मेरी रोजाना क्लास मेरे मित्र, कम से कम बता दूंगा तो तुम थोड़ा सा टेंशन में आ जाओगे। लोड मत लो, मत लो भैया हमारी क्लास, ठीक है। हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि तुम कमा के हमें ही दोगे, लेकिन हमें तुमसे बात करने का फिर भी समय नहीं है। देवा रे देवा, रहने दो, ठीक है। अगर हम रोज सब्सक्रिप्शन लेने वालों से भी पर्सनली बात करने लग जाए ना, तो हमें शायद 365 की जगह 3065 दिन चाहिए हों केवल बात करने के लिए। नहीं चाहिए दादा, तुम मस्त रहो, मत लगाओ हमारा कोड, जिसका लगाना है लगाओ बाबा, नहीं चाहिए पैसा, थोड़ा गरीबी में जी लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई हो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, कि विषयों का बंटवारा कर दिया गया। विषयों का बंटवारा क्या हो गया, समझ में आ गया कि हमने केंद्रीय सूची और राज्य सूची के अंदर बातों को बांट दिया। बहुत से बालकों को ये वो हो रहा है कि सर ये किताब कौन सी है। भाई हम इस किताब के बहुत बड़े प्रचारक हैं। किताब है पीएम बख्शी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति के अंदर भाई बात क्या है ना, जो हमने आपको बताई उसको आपको समझना भी जरूरी है, कि हमने विषयों का बंटवारा किया और विषयों का बंटवारा करके इन्हें केंद्रीय सूची और राज्य सूची के अंदर डाल दिया। और ये सारी जानकारी जिस शेड्यूल में डाली गई वो शेड्यूल था 7वां शेड्यूल, यानी 7th शेड्यूल, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं 8वें शेड्यूल पर, जिसमें लिखा हुआ है कि कितनी भाषाएं भारत में होंगी। रेजिडुअल वगैरह सारी भाषाएं, इस सभी जितनी प्रकार की लिस्ट है वो इसमें डाल दी। फिर आता है रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस कितनी होंगी। तो वर्तमान में जैसे 22 भाषाएं आप लोगों ने यूज कर रखी हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार के समय आप इसको पढ़ते भी होंगे, है ना। तो साथियों ये जो है आपने क्या रख लिया, 8वें शेड्यूल के अंदर भारत के अंदर कुल जो भाषाएं हैं वो, ठीक है। आगे 9th शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजन एज टू वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेजोल्यूशन। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देश जब आजाद हुआ, जब भारत का संविधान बनके तैयार हुआ, उस समय तक देश में 8 ही शेड्यूल थे। आजादी के तुरंत बाद जो शेड्यूल बनाया गया, दैट इज ऑफ 9th नंबर शेड्यूल। उसमें क्या था, उस शेड्यूल को बनाया इस प्रकार से गया था कि यदि संसद को कोई ऐसा काम करना है जो जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर रखा जाए, मतलब जिसको कि एक प्रकार से सरकार, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट की नजर से दूर रखा जाए, तो उसे उठा के 9th शेड्यूल में डाल दो। तो 9th शेड्यूल एक प्रकार से समझिए एक ऐसी व्यवस्था ड्रॉ की गई थी जिसके तहत डाली गई सारी जानकारियों को भविष्य में सुप्रीम कोर्ट सवाल नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा ज्यादा दिन चला नहीं, ठीक है ना। ज्यादा दिन तक यह पार्ट चला नहीं, मतलब आज हर प्रकार का जो भी एक्ट बनता है वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आ ही जाता है, लेकिन बनाया इसीलिए गया था। आगे बढ़ते हैं साहब। फिर आता है 10वां शेड्यूल। ये क्या बात करता है, ये कंटेन करता है डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि एक तरह से ऐसे समझिए कि जाने कितनी ही बार परीक्षाओं में यह शेड्यूल डायरेक्ट पूछ लिया गया है। एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, दैट इज दल बदल विरोधी अधिनियम, एंटी डिफेक्शन लॉ कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यानी कि एक दल से दूसरे दल को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या प्रोविजंस होंगे, वो इस प्रावधान में लिखे हुए हैं कि कब बदलना अलाउड है, कब बदलना अलाउड नहीं है। इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से जो बातें लिखी गई हैं, ये परीक्षाओं में मल्टीपल टाइम पूछी जा चुकी हैं। ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से लाया गया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में फिर है साथियों 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल के अंदर पावर, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत डाली गई। यानी पंचायती राज तो ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल के माध्यम से आर्टिकल नंबर 243 में बात किया गया है, लेकिन इसके बारे में उसकी शक्तियां क्या होंगी, किस प्रकार से वो कार्य करवा सकता है, उसकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, ये सारी की सारी चीजें किसमें डाल दी गई,
11th शेड्यूल के अंदर डाल दी गई, 11वीं अनुसूची में डाल दी गई। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर आखिर में चलते हैं 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल के अंदर पावर, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटी डाल दी गई। इसका मतलब यह हुआ कि इसके अतिरिक्त जो भी कार्य होंगे वो इसके अंदर, जो म्युनिसिपैलिटी के कार्य होंगे वो इसके अंदर डाल दिए गए। बोलिए, क्या आपको इतनी बात समझ में आई? यहां तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं। ठीक है, एक भारत इबारत लिख रहा है हिम जिम सोनी, पता नहीं क्या लिख रही हो, पता नहीं बेटा। नो समस्या। विक्की बाद में एक बार याद कर लेना। ठीक है, देखिए एक चीज को समझना बेटा, मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक बच्चा पूछ रहा है अवशिष्ट सूची एजे 7वें अनुसूची में चौथी सूची है क्या? नहीं बेटा, 3 ही है उसके अंदर, है ना, कंकरेंट समवर्ती ही है। अवशिष्ट के बारे में इसके अंदर 7वीं अनुसूची में चर्चा नहीं है, एजे, है ना बेटा? ठीक है, सर 60,000 रुपए बहुत बड़ी रकम है, इतना बड़ा अमाउंट दे तो सकता हूँ, लेकिन मेरे से होगा या नहीं ये सोचकर डर लगता है, इसलिए बात करना चाहता हूँ। देवा, निश्चित हो जाएगा बेटा, करने वाले आप जैसे ही लोग होते हैं, इतने लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, है ना। किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो लोग ऑलरेडी समझाने वाले हैं। हम लोग इतने सेशंस आप लोगों के लेते हैं, लोड मत लो, है ना बेटा। लास्ट तक रुको, चैट के माध्यम से बात करते हैं, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़े। इसके बाद में देखिए, असल में ये 9th शेड्यूल जो है ना, कई बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि 9th शेड्यूल का उदाहरण। बेटा, जब संपत्ति का अधिकार हटाया गया था ना, तो संपत्ति के जितने भी मामले कानून के माध्यम से लाए जाते थे, यानी कि जैसे संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार में था, उससे पहले संपत्ति संबंधी जो भी कानून बनते थे वो उठा करके, चाहे जमींदारी का अंत हो, चाहे राजशाही का अंत हो, वो उठा के इसी में डाल दिया जाता था, ताकि उसका जुडिशियल रिव्यू ना हो सके। ठीक है, चलिए, तो 12th शेड्यूल समझ में आ गया, लैंड रिफॉर्म सब उसी में आते थे। तो यहां तक बताएं साहब, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमने शेड्यूल याद कर लिए। ठीक है, हमने 12 की 12 शेड्यूल याद कर लिए, एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। बताइए, पहले शेड्यूल में जिसके बारे में बात की गई है, जल्दी से बोलिए, कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, मैं देखता चल रहा हूं। यूनियन, स्टेट, टेरिटरी जो है, हम इसके बारे में बात करते हैं। स्टेट एंड टेरिटरी आ गया कि कौन सा राज्य कौन सी टेरिटरी होगी। दूसरे में बताओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज, स्पीकर, है ना, चेयरमैन, ये जितने भी प्रकार के लोग हैं, इनके लिए क्या क्या सुविधाएं होंगी, क्या ना, प्रोविजंस क्या होंगे, कब बन सकता है, क्या प्रोविजंस हैं, सीएजी समेत, ये सब इसमें। ओथ एंड अफर्मेशन, कसमें क्या खानी है इन लोगों को। अच्छा, नंबर 4, राज्यसभा के अंदर, हाँ भाई, राज्यसभा के अंदर किसकी कितनी सीटें होंगी, ये 4th में आ गई। 5th के अंदर राज्यसभा समझ में आ गया। 5th के अंदर क्या डाला गया? 5th के अंदर डाला गया साथियों कि शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी। ठीक है, 6th के अंदर शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब के बाद में 6th के अंदर जो डाला गया वो ATMM, असम, त्रिपुरा। हाँ भाई, मणिपुर है कि नहीं है, यस और नो में आंसर दो। मणिपुर नहीं है, मेघालय और मिजोरम। ठीक है ना, मेघालय और मिजोरम, इनके अंदर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के माध्यम से शासन व्यवस्था। 7वीं के अंदर 3 प्रकार की विषय सूचियां, केंद्रीय सूची यानी सेंटर वाली सूची, स्टेट लिस्ट और कंकरंट लिस्ट। इसके अंदर अवशिष्ट यानी रेजिडुअर पावर इसके अंदर नहीं डाली गई है। ठीक है, 8वें के अंदर भाषाएं कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होंगी। दूसरी मायने में कहें तो यूपीएससी कितनी भाषाओं में दिया जा सकता है, दैट इज कंकरंट। ठीक है, 22 भाषाएं इसके अंदर आ गई। 9वें के अंदर एक प्रकार से हाइड आउट है ये, मतलब एक ऐसा स्थान जहां जाके छुप जाओ, यानी कि जुडिशियल रिव्यू से बचने के लिए लाई गई अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो कि
कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। एंटी डिफेक्शन, 11वीं अनुसूची, पंचायत की पावर, अथॉरिटी और उसकी जो मतलब प्रोसीजर्स हैं वो सब चीजें इसके अंदर लिखी गई हैं। 12वीं अनुसूची के अंदर सेम यही बात म्युनिसिपलिटी के लिए कही गई है कि उसकी पावर, अथॉरिटी, है ना, क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी वो सब इसमें लिखी। बताइए सारी अनुसूचियां याद हो गई कि नहीं हो गई? एक बार खुद के लिए थम्स अप कर लो अगर कुछ याद हो गया हो तो। हो गया? ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास में एक चीज और याद करने की है, और वो क्या है? वो है साथियों हमारे पास में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। कि आपको फाउंडेशन रूप से, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, विशेष रूप से एसएससी के विद्यार्थी इस बात को सुन लें, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स अच्छे से देख लिए। स्टैटिक जीके का फाउंडेशन लेवल पर जो भी नॉलेज है मार्केट में, वो कुछ एक किताबों को खोल खोल करके लोग यों की यों पन्ने पढ़ा के चले जाते हैं। आप में से अगर कोई पुराना विद्यार्थी है या फिर कोई मेरा पुराना साथी है, उससे जरा फीडबैक लीजिएगा कि सर का क्या अनुभव है पढ़ाने का। और क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं जीके पढ़ाने से बच रहा था, क्योंकि पहले ही बहुत सारे काम खोल रखे थे, लेकिन विद्यार्थियों की बड़ी डिमांड को देखते हुए, क्योंकि एसएससी ने अब मेंस में भी जीके डाल दिया है, मतलब उसके अंदर भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के प्रश्न आने लगे हैं। एसएससी का मेंस का एग्जाम जो होने लगा है, इवन डिफेंस के एग्जामिनेशन में जीके का बहुत बड़ा रोल हो गया है, स्टेट पीसीएस में बहुत बड़ा रोल, इवन यूपीएससी के जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनका भी फाउंडेशन मजबूत होना होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस नए साल पर आपके लिए एक तोहफा प्लान कर दिया जाए, और ये तोहफा आप मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मैं अब आपके साथ रिवील करने जा रहा हूं वो तोहफा जो कि अनअकैडमी की मदद से मैं आपके लिए लेकर आया हूं। उस पर अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं लेकर आ चुका हूं नए साल पर अपना जर्नल अवेयरनेस विद अंकित अवस्थी, एक डेडिकेटेड बैच। डेडिकेटेड बैच का मतलब अब आपको गोल के रूप में भी सेलेक्ट यही करना है, जर्नल अवेयरनेस बाय अंकित अवस्थी। नो यूपीएससी, नो स्टेट पीसीएस, नो एसएससी, कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। अनअकैडमी का लिंक मैंने पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नए साल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, दिन बचे हैं 3 नया साल शुरू होने में। अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए, क्योंकि डेडिकेटेड 6 मंथ का बैच है और कीमत आपके सामने है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी डेडिकेटेडली मात्र 1999 में है। इसके लिए आप मेरा रेफरल कोड यदि अंकित 10 यूज कर लेते हैं, इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो आप मुझे बता दीजिए कि 4 सब्जेक्ट जो कि डिटेल में, क्योंकि आपको बताने के लिए मैं कई दिन से मैपिंग की क्लासेस का जो आह्वान कर रहा था कि मेरी मैपिंग की क्लासेस देख लीजिए, मेरी मैपिंग की क्लासेस देख लीजिए, उसके पीछे का बड़ा कारण यही था कि आप एक बार मैपिंग देख लें तो शुरू होने जा रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी नए साल में। अगर आप चाहते हैं अपने आप को बुक कराना, तो अनुभव के लेने के लिए, यानी कि ऐसी राइड करने के लिए फाउंडेशन बैच की जिसकी लंबे समय से दरकार थी। और यह दावा है, यदि किसी विद्यार्थी ने इस कोर्स को कर लिया, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, बहुत लंबे समय बाद, क्योंकि मैंने बीच में कई बार कोशिश की कि मैं कोर्स लेकर आऊं, हर बार रुक जाता था, क्योंकि मेरे को पढ़ाना था केवल जीके, और हर बार मैं आपके लिए ये लाइन बोलता था, ये भी ले लो, वो भी मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं, एक अपना पर्सनल होना चाहिए, और वो फाइनली प्लेटफॉर्म ने इस बात को स्वीकार कर लिया और एक बहुत नॉमिनल कीमत में आपके लिए बैच अनाउंस कर दिया है। जिनको तैयारी करनी है हमारे साथ जुड़ जाइए और देखिए फिर कैसे अनुभव आपके साथ साझा करते हैं। अनुभवों को जोड़ने के लिए, और पुराने अनुभव अगर आपके साथ हैं तो उसे जरूर महसूस करिएगा, क्योंकि यहां पर हमने फीस बड़ी ही नॉमिनल रखी हो, लेकिन इसमें फाउंडेशन, चाहे वो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, जिसको एनसीईआरटी फाउंडेशन तैयार करना हो, स्टैटिक जीके के रूप में चाहे वो एसएससी का विद्यार्थी हो, या स्टेट पीसीएस का हो, रेलवे का हो, डिफेंस का हो, जितने भी एग्जामिनेशंस हैं ना, उनका वन स्टॉप सॉल्यूशन देंगे। एक बार करके देखेंगे ना, तो आप अपने आप से, अगर ऑब्लाइज्ड विद इन 10 डेज में ये फील करने नहीं लग गए कि हाँ सर, हमारा हमने ये जो कोर्स ऑप्ट किया है ये बहुत अच्छा था, तो फिर आप हमें बताइएगा। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। यूज माय रेफरल कोड अंकित 10, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, और जल्दी से जाइए और अभी अपने आप को उसके लिए ज्वाइन कर लीजिए। अपने आप को नए साल के लिए एक तोहफा दे दीजिए। मिलते हैं, धन्यवाद।